हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यूक्रेन से खार्किव इलाके से कल भारत के लिए एक बुरी खबर आई। यहां भारतीय छात्र की मौत हो गई। हमले में जान गंवाने वाले छात्र की पहचान 20 साल के नवीन शेखरप्पा के तौर पर हुई। वो खार्किव मेडिकल यूनिवर्सिटी में चौथे साल के छात्र थे। जिस समय यह हमला हुआ वो एक राशन की दुकान के सामने कतार में खड़े हुए थे। और ये जब खबर आई उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नवीन के पिता से फोन पर बात की, उनको ढांढस बंधाया। और आपको ये भी बता दें कि यूक्रेन रूस युद्ध से पैदा हुए हालात पर प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग की। बीते 3 दिनों से प्रधानमंत्री 4 बैठकें भी कर चुके हैं। वहां से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए प्रधानमंत्री ने वायुसेना को भी अब जुटा दिया है। Your media informed to our senior officials, embassy, Prime Minister to bring back my son's dead body. Okay. And also I request to all these political leaders kindly look into the matter and see that donation it's very bad, and all these intelligent students they are going to study in abroad. They think that education here, if they plan to get that education here, they have to pay crores to get that seat. And the same education better than this, they are getting very good education in abroad, and all this practical equipment also very standard. Here in India, only that caste wise they are allotting the seat, because my son has got 97% in the PUC. तो यहाँ पर आपने नवीन के पिता को सुना जो अपील कर रहे हैं कि उनके बेटे का शव भारत लेकर आया जाए। और जिस तरह के हालात यहाँ बने हुए हैं, भारतीय वहाँ बड़ी तादाद में अभी भी फंसे हुए हैं। करीब 15,000 छात्र वहाँ फंसे हुए हैं। लगातार कोशिशें भारत की तरफ से हो रही है उनको वापस लाने की। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। जेके त्रिपाठी हैं, पूर्व राजदूत। बहुत बहुत स्वागत है सर, हमसे जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। साथ ही कॉनन बेग यूक्रेन से जुड़ रही हैं हमारे साथ, खार्किव में हैं, ये छात्र हैं। कॉनन, आप क्योंकि खार्किव में मौजूद हैं, उसकी तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। रात भर वहां शेलिंग हुई है, बमबारी हुई है, काफी दहशत का माहौल था। खार्किव दूसरा सबसे बड़ा शहर यूक्रेन का बताया जाता है। रूस की तरफ से यहां पर जो बमबारी हुई है, अभी हालात वहां कैसे हैं? आप वहां कितने लोगों के साथ मौजूद है और आप वहां से निकलने के लिए किस तरीके की कोशिशें भारतीय दूतावास की तरफ से हुई है, वो बताएं। अभी हम लोग अपनी खुद की रिस्क पे यहाँ से निकल रहे हैं। ट्रेन स्टेशन जाना है, कोई टैक्सी वगैरह अवेलेबल नहीं है। हम 6 लोग हैं, कह रहे हैं कि ग्रुप में जाएं, अकेले ना जाएं। पैदल जाना पड़ रहा है टैक्सी तक, और रास्ते में शूटिंग सब कुछ हो रही है। अपने खुद की रिस्क पे जा रहे हैं, और वहां जाकर भी धक्का मुक्की होगी। यूक्रेनियन लोगों को ज्यादा वो लोग चढ़ने का एक प्रायोरिटी देंगे, और हम लोगों को बस घुसना है किसी तरह। एक बार अगर चढ़ लें तो उसके बाद जैसी भी हालात हो उसके हिसाब से हम बस निकल जाएंगे आगे। और जी, आप वहां खार्किव में मौजूद हैं। आप कह रहे हैं कि आप खुद से कोशिश करके 6 छात्रों का समूह मिलकर जा रहा है। क्या आप लोगों की इंडियन एम्बेसी से कोई बातचीत हुई है? उन लोगों ने क्या कहा है? आप कैसे वहां जाने के बारे में सोच रहे हैं? इंडियन एम्बेसी यूक्रेन में कोई रोल प्ले नहीं कर रही है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि उन्होंने बस एडवाइजरीज जारी की हैं। उसके अलावा ऑन ग्राउंड कोई ऑफिशियल्स नहीं है, कोई हेल्प नहीं है। हमारे पास यहाँ एटीएम्स में कैश नहीं है, लोगों के पास खाना नहीं है, किसी तरह की कोई हेल्प नहीं है। तो आप आगे कैसे जाने का सोच रहे हैं और किस रास्ते से जाएंगे? मुझे बताया गया है कि आप ट्रेन के जरिए आगे का सफर तय करेंगे। कौन से बॉर्डर से आप दूसरे देश में, रोमानिया जाएंगे, हंगरी जाएंगे, पोलैंड जाएंगे? क्या कुछ आपने प्लान किया है? और आप 6 ही लोग हैं टोटल? यहाँ रोमानिया और पोलैंड बॉर्डर्स पे बहुत बदतमीजी से बिहेव किया जा रहा है बाकी के स्टूडेंट्स के साथ में। तो हम लोग रोमानिया या पोलैंड बॉर्डर से नहीं जाएंगे, हम लोग स्लोवाकिया या हंगेरी बॉर्डर से जाएंगे। बुदापेस्ट के लिए निकलेंगे, और यहाँ की गवर्नमेंट ने सब कुछ फ्री कर रखा है। तो बस हमें जाना है और किसी तरह ट्रेन में घुसना है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि टैक्सी अगर हो जाए, टैक्सी $100 या $200 के करीब हो रही है। उतने पैसे भी नहीं है हमारे पास। हमें 13 से 15 किलोमीटर चल के जाना है अपना ट्रेन स्टेशन तक, और फिर ट्रेन स्टेशन में कोई पैसे नहीं लगेंगे। उसके आगे सब फ्री है। और उसके आगे जब दूसरे एम्बेसी के लोग होंगे, हंगेरी के या स्लोवाकिया के, वो लोग सब कुछ हमें प्रोवाइड करेंगे। आई होप सो, ये हमने सुना है हमारे दूसरे लोगों से।
तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि इंडियन एम्बेसी, भारतीय दूतावास की तरफ जो आप एक तरीके से अपील कर रही हैं और बता रही हैं कि वो आप जो मदद चाहते हैं उनको आपको मिलनी चाहिए, वो सुन रहे होंगे, आपकी आवाज़ सुन रहे होंगे। और यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर दीक्षा पांडे, सीनियर रेजिडेंट है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी, वो भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर। कॉनन बेग, आप हमारे साथ जुड़ी हैं और आप किस हालात में हैं वो आपने बयां किया। उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द सेफली, सुरक्षित भारत लौट आएंगी। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर दीक्षा पांडे हैं। डॉक्टर दीक्षा पांडे, आप बताएं, आप सुमी में मौजूद है, वहां पर भी कई छात्र छात्राएं फंसी हुई थी, कई तरह के वीडियोज आ रहे हैं। आप बताएं आपकी कहानी, फिर हम रुक करेंगे यहाँ JK त्रिपाठी सर का। मैम, यहाँ पे सिचुएशन बहुत खराब है। कल रात भर यहाँ पे बम्बार्डिंग चली है, शेलिंग चली है, हमको एयर सायरन्स दिए गए और हम लोगों को करीब 6 से 7 घंटे बंकर में रखा गया है। मैं अभी आई हूँ बंकर से फ्रेशअप होने के लिए और अभी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी शट ऑफ है क्योंकि अभी कर्फ्यू आवर चल रहा है। हम प्लीड कर रहे हैं, हम कॉल कर रहे हैं डेली एम्बेसी को कि प्लीज आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। वो कह रहे हैं कि 2-3 दिन में होगा, 2-3 दिन में होगा। अगर 2-3 दिन में अगर सिचुएशन वर्स होती है तो कौन रेस्पॉन्सिबल है? आई डोंट, क्योंकि हमारे पास रेलवेज नहीं है एंड मतलब फंक्शन नहीं कर रही हैं, बसेस रोडवेज फंक्शन नहीं कर रहे हैं, हमको ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल भी नहीं है। खार्किव में एटलीस्ट ट्रेन है, लोग उसकी तरफ ट्रैवल कर सक रहे हैं, हमारे पास तो वो भी जरिया नहीं है ट्रैवल करने का। तो मेरी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ट्रांसपोर्ट अरेंज कर हमको निकालिए यहाँ से। यहाँ पे ATMs में कैश नहीं है, हमारे पास खाने के लिए इनफ सप्लाईज नहीं है। वी आर रनिंग आउट ऑफ सप्लाईज एंड मनी डे बाय डे। जी, और हमको नहीं लगता हम लोग मोर देन 24 या 48 आवर्स अभी उनसे चला पाएंगे क्योंकि चीजें भी बहुत कम मिल रही है, सुपरमार्केट्स में अवेलेबल नहीं है और बाहर जाना बहुत रिस्की है। बाहर जाना रिस्की है और आपके पास अब 24 से 48 घंटे का ही खाना पानी एक तरह से बचा है और आप उम्मीद कर रही हैं कि यहाँ भारतीय दूतावास की तरफ से किसी तरह की मदद हो। उन्होंने आश्वासन दिया है 2 से 3 दिन में आपको निकालेंगे। आप वहाँ किस हालात से और जूझ रही हैं, आपके साथ और कितने लोग मौजूद है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर त्रिपाठी सर, आप भी हमारे साथ बने रहें, आप इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आपको भी जोड़ेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक यहाँ ले लेते हैं। और इस वक्त ताज़ा खबर आपको बता दें, यूक्रेन की सेना के हवाले से खबर आ रही है कि खार्किव में रूसी हवाई सैनिक उतर गए हैं। विमान के जरिए सैनिकों को यहां पर उतारा गया है खार्किव में और हवाई सैनिकों ने स्थानीय अस्पतालों पर हमला कर दिया है। यूक्रेन और रूस के हवाई सैनिकों के बीच ये लड़ाई जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की सेना के हवाले से खबर है। खार्किव जो दूसरा बड़ा शहर है यूक्रेन में, वहां पर रूसी पैराट्रूपर्स जो हैं वो उतर गए हैं और विमान के जरिए सैनिकों को यहां पर उतार दिया गया है और हवाई सैनिकों ने स्थानीय अस्पताल जो वहां पर हैं उन पर हमला बोल दिया है। तो जिस तरह के हालात बने हुए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। JK त्रिपाठी फॉर्मर एम्बेसडर हैं, साथ ही डॉक्टर दीक्षा पांडे जो कि सीनियर रेजिडेंट है सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी, वो हमारे साथ हैं। त्रिपाठी सर, आप ये बताएं कि आज सुबह हमने सुना अमेरिकी राष्ट्रपति को जो साफ तौर पर कह रहे थे कि अमेरिकी सेना युद्ध में शामिल नहीं होगी। यूक्रेन को आर्थिक मदद की वो बात करते हैं, रूस पर आर्थिक प्रतिबंध की वो बात करते हैं, लेकिन सैन्य मदद से परहेज कर रहा है अमेरिका। क्या कहेंगे? देखिए जया, सबसे पहले तो मैं मृतक नवीन के परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। हर इस तरह के आपत्ति काल में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को जान गंवानी पड़ती है, लेकिन जितना कम जान माल का नुकसान हो उतना ही अच्छा है। लेकिन फिर भी ये बहुत दुखद है कि एक युवा छात्र को जान गंवानी पड़ी। अब रहा प्रश्न आपके द्वारा किया गया कि अमेरिका ने कहा है कि हम हर तरह की सैन्य मदद करेंगे लेकिन सैनिक नहीं उतारेगा। ये एक तरह से बहुत ही विचित्र स्थिति है।
क्योंकि अमेरिका जानता है कि अमेरिका अगर नाटो की सेना, नाटो में से किसी भी सदस्य देश की सेना वहां उतरेगी तो इसका मतलब कि युद्ध का विस्तार, और ये युद्ध सिर्फ यूक्रेन में नहीं बल्कि पूरे यूरोप में फैल जाएगा। इसको न रूस चाहता है और न अमेरिका के नेतृत्व में नाटो। अब रही बात की वो जो कह रहे हैं सैन्य सहायता देंगे, तो उसमें भी कई शंकाएं हैं। सैन्य सहायता में आप राइफल्स दे सकते हैं, कारतूस दे सकते हैं, रॉकेट लॉन्चर जो शोल्डर पे रख के, कंधे पे रख के दागे जा सकते हैं, वो दे सकते हैं। लेकिन अब सैन्य सहायता में आप बड़े टैंक या मोटर व्हीकल्स या आप रेइंफोर्समेंट की चीजें, या जैसे कि कहा जा रहा है कि MiG-29 देंगे, तो ये सब चीजें संभव नहीं है। क्योंकि एक तो चीज की जो भी ये बड़े बड़े व्हीकल्स आएंगे वो उनके लिए मोटरेबल रोड होना चाहिए, और उन पर निश्चित ही रूसी सेना की निगाह होगी। क्योंकि छोटे छोटे हथियार, रॉकेट लॉन्चर, हैंड हेल्ड रॉकेट लॉन्चर या शोल्डर हेल्ड रॉकेट लॉन्चर्स तो आप मान लिया पोरस बॉर्डर में कहीं से भी ले आएंगे, लेकिन ये बड़े बड़े वहां से लाने होंगे। और दूसरी चीज की अगर आप MiG-29 वगैरह जैसे ये फाइटर एयरक्राफ्ट भेजेंगे तो वो यूक्रेन में उतरेंगे कहाँ, क्योंकि यूक्रेन के तो सारे के सारे एयरबेसेस तबाह हो चुके हैं। त्रिपाठी सर, यहाँ पर आपने जो बात बताई, अमेरिका का रुख हम जानते हैं, लेकिन आपसे समझना चाह रहे हैं कि रशिया जो है, जिसने आज 7वां दिन है इस युद्ध का, यूक्रेन से इस तरह की उम्मीद शायद रशिया ने भी नहीं की थी। वो डटा हुआ है, बना हुआ है, सभी तारीफ कर रहे हैं जो हौसले यहाँ पर जेलेंस्की ने दिखाए हैं। रूस लेकिन रुकेगा कहाँ जाके? देखिए, रूस कीव को लिए बिना मानेगा नहीं। कीव को हस्तगत करने का मतलब रूस जो है यूक्रेन को डिफीट किए बिना, हराए बिना नहीं मानेगा। और एक बार यूक्रेन हार जाता है तो मुझे उम्मीद है कि रूस जो यूक्रेन में अपने समर्थक लोगों को मोबिलाइज कर रहा है, उनके नेतृत्व में रूस यहाँ एक सिविल आंदोलन छिड़वाएगा जिसमें जेलेंस्की की सरकार को हटाने की मांग होगी, और फिर रूस समर्थित कोई पपेट गवर्नमेंट वहां पर बैठाई जाएगी जो ये डिक्लेयर करेगी कि हम नाटो की सदस्यता नहीं चाहते। देखिए जाए, इस सब में एक ही यही परेशानी, एक ही सबके बीच में यही बिंदु है कि यूक्रेन की नाटो की सदस्यता। और अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं बताऊं कि यूक्रेन की नाटो की सदस्यता का कोई मतलब नहीं है। नाटो जब सर, हम इस पर आएंगे, लेकिन क्योंकि वहां पर मौजूद हैं इस समय यूक्रेन में ही जो कि डॉक्टर दीक्षा पांडे हैं, एक बार पहले हम उनका भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर दीक्षा, आप वहां पर मौजूद है, आपको बहुत से लोग सुन पा रहे हैं, भारत में सुन पा रहे हैं, और जहां कहीं आपको सुना जा सकेगा वहां आप अपनी बात किस तरह से पहुंचाना चाहेंगी? क्या संदेश देना चाहेंगी? किस तरह की अपील करेंगी, मदद चाहेंगी? आप वहां के हालात को बयां करते हुए बताएं, क्योंकि यहां पर भारत की तरफ से ऑपरेशन गंगा शुरू हुआ है। 26 फरवरी से 8 मार्च के बीच 46 उड़ानें यहां पर जा रही हैं भारतीयों को लेकर आने के लिए। जी मैम, यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे हमको हेल्प चाहिए। हमको ट्रांसपोर्टेशन, फूड सप्लाई में कोई हेल्प नहीं है। यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट्स की भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि टेम्परेचर इतना यहाँ पे सब 0 डिग्री जा रहा है। ये स्टूडेंट्स बीमार पड़ रहे हैं बेसमेंट्स में, और यहाँ पे और उसका ट्रीटमेंट सिर्फ फूड है। अगर फूड नहीं रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं रहेगा, तो हमको बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे इन लोगों ने दूसरे सिटीज के साथ किया है कि आप लोग अपने ही अरेंजमेंट से आप बॉर्डर्स तक आइए, हम वैसे नहीं आ पाएंगे क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट्स नहीं हो पा रहे। इन स्पाइट ऑफ स्पीकिंग, कोई ड्राइवर, कोई टैक्सी सूमी क्रॉस करने के लिए रेडी नहीं है। और अगर हम क्रॉस करना भी चाह रहे हैं तो मिलिट्री हमें क्रॉस नहीं करने दे रही है, चाहे वो यूक्रेनियन हो या रशियन हो, वो हमको वही रोक रहे हैं क्योंकि हम लोग फॉरेनर्स हैं। यहाँ पे ट्रेन में भी चढ़ने के लिए बहुत रेसिज्म फेस करना पड़ रहा है। ये सभी प्रॉब्लम्स को हमें ऑफिशियल्स की जरूरत पड़ेगी, जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट से नहीं हो पाएगा। तो हमें उस चीज के लिए यहाँ पे हेल्प चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर आप सुमी में मौजूद हैं, खार्किव से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से कीव की तस्वीर है, और वहाँ पर भी लोगों को भारत में कहा जा रहा है कि कीव से भारतीयों को निकालने गए, लेकिन आप सुमी में मौजूद है, किस तरह से फंसी हुई हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी वहाँ से निकले। डॉक्टर यहाँ त्रिपाठी सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि हम चर्चा यहाँ पर कर रहे थे किस तरह के हालात बन रहे हैं, अमेरिका का क्या रुख है, रशिया का क्या है, यूक्रेन कैसे डटा हुआ है, भारत के रुख को आप कैसे देखते हैं अभी तक के? देखिए, भारत का रुख जो अभी तक बहुत सही रहा है इस मामले में,
कई लोग हालांकि यहाँ भारत में कहते रहे कि नहीं, रूस से हमला कर रहा है, अब हमें साइड लेनी चाहिए, हमें अब अमेरिका की नाराज नहीं करना चाहिए, लेकिन या कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें सीधे सीधे रूस की साइड लेनी चाहिए। लेकिन सीधी चीज ये है कि सबसे पहली बात ये कि सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी है जो वहाँ भारतीय छात्र, जैसा कि डॉक्टर दीक्षा पांडे बता रही हैं, वहां फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित निकालना। बिल्कुल। और उसके लिए हम किसी भी साइड को, रूस या यूक्रेन या नेटो, किसी भी ओर का पक्ष नहीं ले सकते, क्योंकि अभी आपको शायद ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि को, ये मतलब खबर है, पता नहीं कहाँ तक सही है, यूक्रेन के प्रतिनिधि ने कहा कि आपके छात्र वहां फंसे हुए हैं, आपके लोग वहां फंसे हुए हैं, और आप रूस का पक्ष लेने से, आप रूस को क्रिटिसाइज करने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें वहां से निकालना है लोगों को, उनके लिए रूस की सेना और यूक्रेन की सेना दोनों की मदद लेनी होगी जी। और इसलिए अभी हम कोई साइड नहीं ले सकते। मैं 1 मिनट और डॉक्टर दीक्षा पांडे से बताना चाहता हूं कि देखिए, जब संकट आता है तो कोई अप्रत्याशित संकट आता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। आपसे 2-1 दिन इसलिए शायद रुकने को कहा जा रहा है कि उम्मीद यह है कि 2-1 दिन में स्थिति थोड़ी कंट्रोल में हो जाएगी, इधर या उधर, क्योंकि वैसे भी देखिए कि आप खुद ही कह रही हैं कि कोई ट्रांसपोर्ट नहीं अवेलेबल हो रहा है, रोड्स पे हम नहीं आ पा रहे हैं। ऐसी हालत में अच्छा, कोई पैसे आपके पास, ऐसी हालत जी त्रिपाठी जी, एम्बेसी भी आपको वहां जाकर मदद नहीं कर सकती, क्योंकि कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं है। तो अगर 2-1 दिन आप किसी तरह सह सकें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बाहर होंगे। बिल्कुल, सभी उम्मीद कर रहे हैं कि जितने भी भारतीय वहां फंसे हुए यूक्रेन से जल्द सुरक्षित वापस लौटे, और यहां पर भारत सरकार की तरफ से भी कोशिशें लगातार जा रही हैं। डॉक्टर दीक्षा, आप भी हौसला बनाए रखें, उम्मीद करते हैं आप जल्द ही सुरक्षित भारत लौट आएंगे। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।